कृष्णा। तो हम लोग अभी डार्विन जी के विषय में पढ़ रहे हैं। कल हमने समराइज़ ही करा था, जो अभी तक हमने डार्विन के विषय में डिस्कस करा था। तो कल काफ़ी डिटेल में समराइज़ेशन हुआ था। कल लोग बात कर रहे थे कि कैसे परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज दो एज ए जो साइंटिस्ट मटेरियल एक काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर टी.डी. सिंह नाम था महाराज जी का, भौतिक नाम। और ऐसे एज ए सन्यासी परम पूज्य महाराज जी भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जी, तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बुक्स लिखे हैं जिसमें उन्होंने साइंटिफिकली भगवान को ग्लोरीफाई करा है और बताया समझाया कि किस तरीके से द वेरी पर्पस ऑफ साइंस इज टू ग्लोरीफाई लॉर्ड एंड हिज एक्टिविटीज। तो कैसे भगवान इतने सुंदर तरीके से जैसे नॉर्मली क्या होता है साइंस का जो पर्पस एक तरीके से जो समझ में आता है कि भगवान को निगेट करना है, बट महाराज जी जैसे साइंटिस्ट लोग भगवान साइंटिफिकली भगवान को बहुत सुंदर तरीके से ग्लोरीफाई करे हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बुक्स लिखी है उन्होंने। शिला प्रभुपाद जी के साथ भी मिलके कुछ बुक्स लिखी है और ऐसे भी कई सारी बुक्स लिखा है महाराज जी ने। तो कभी मौका मिले तो ऐसे बुक्स जिनका थोड़ा सा साइंटिफिक ओरिएंटेशन है, थोड़ा वो इंक्लिनेशन है, तो थोड़ा इन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा कभी। ठीक है, तो आज आप में से कौन रीड करेंगे वो पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग डार्विन के विषय में ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसको कंक्लूड करेंगे। है और यहाँ हर व्यक्ति सापेक्ष ज्ञान से बोलता है, इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो इस सापेक्षता के अंतर्गत नहीं हो। सापेक्ष का मतलब यहाँ पे रिलेटिव है ना, रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग है सभी की, बट एब्सोल्यूट नहीं है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है कि जैसे अगर हम एक गर्म पानी को टच करें और फिर एक नॉर्मल पानी को टच करें, अभी पूछा जाए कि ये पानी कैसा है, तो जो नॉर्मल पानी है उसको हम बोलेंगे ठंडा है ना, क्योंकि हमने उसके पहले गर्म पानी को टच करा था। और उसके बाद क्या करेंगे कि फिर हम एक ठंडे पानी को टच करें और फिर काफ़ी देर तक हमारा ठंडे पानी में है, फिर एक नॉर्मल पानी को टच करें। तो अभी हमसे कोई पूछा जाएगा कि ये पानी ठंडा है या गर्म है, तो बोलेंगे गर्म है ना। तो क्या है कि सेम ही पानी है, हम उसको कभी ठंडा बोल रहे हैं, कभी गर्म बोल रहे हैं। किसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं कि वो उससे पहले का हमारा क्या अनुभव रहा है। तो ये रिलेटिव है। रिलेटिव ज्ञान का क्या है कि हमेशा बदलते रहता है ना? जैसे हम देखते हैं साइंस में कितने सारे ऐसे नॉलेज हैं जो कि हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, है ना? कभी प्लूटो को बोलते हैं प्लैनेट है, कभी बोलेंगे कि स्टार है। तो इस तरीके से कई सारे हम देखते हैं कि हमेशा साइंस में जैसे मार्स के विषय में कई बार आता है आर्टिकल, है ना? एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, मैं छोटा था तो मैंने खुद ही देखा कि आया था कि मार्स में कैसे लाइफ है ना? उसमें उसको दिखाया गया था। फिर कुछ समय के बाद फिर आया न्यूज़पेपर में, यानी कि मार्स में कैसे लाइफ नहीं है उसको एक्सप्लेन किया, सेम न्यूज़पेपर और 2-3 पन्ने में। तो ये सारा क्या है कि जैसे-जैसे साइंस डेवलप हो रहा है, तो खुद ही कई सारी चीज़ें वो बदलती रहती हैं, तो रिलेटिव है ना? लेकिन एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट मतलब वो है कि जो बिल्कुल चेंज ना हो। तो यहाँ पे वही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि रिलेटिवली ट्रुथ है, ठीक है? बट जो भी नॉलेज है क्या हम बोल सकते हैं कि क्या एग्ज़ैक्ट है? अभी एकदम इसको अब कोई इसमें चेंजेज़ नहीं होगा, है ना? जैसे एक एक वैल्यू है साइंस में एक आता है हबल कांस्टेंट करके। वो हबल कांस्टेंट जो अपने प्लैनेट्स वगैरह और बाकी स्टार्स वगैरह जो दूर है उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। और उसका उस जो हबल कांस्टेंट है उसके वैल्यू को 7 बार चेंज किया जा चुका है ना? मोर देन 7 टाइम्स। इवन साइंस जगत में भी जो साइंटिस्ट हैं उसको उसका मजाक उड़ाते हैं उस हबल कांस्टेंट को हबल वेरिएबल बोलते हैं, बिकॉज मोर देन 7 टाइम्स वो चेंज हो गया। तो उस हबल कांस्टेंट के बेसिस पे उस हबल कांस्टेंट को एजम्पशन मान के जो बाकी प्लैनेट्स है उसका डिस्टेंस निकाला जाता था। तो अभी सोचिए कि फिर ये सारा डिस्टेंस तो फिर क्या हो गया, है ना? बिल्कुल मतलब फिर बदल गया ना। फिर हम अभी कुछ वैल्यू और लिए हबल कांस्टेंट का तो कुछ और मान रहे हैं, फिर कल अभी हबल कांस्टेंट का डिफरेंट वैल्यू ले ली तो कुछ और मांग ली। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऐसा ये सारा परिवर्तन होता जा रहा है ना? चेंजेस हो रहा है, तो हम खुद ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। बट शास्त्रों में हम जिस तरीके से भी जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट लेवल पे है ना? तो ये है। रवि श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पे भी वही चीजें बता रहे हैं कि देखो आप कह रहे हो कि डायनासोर विलुप्त हो गया, लेकिन ऐसे क्या हम पूरे पृथ्वी पे सारी जगह चले गए? जैसे एक चीज मुझे इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लगा कि सही में अफ्रीका वगैरह में ऐसे ऐसे जंगल हैं, है ना? जहाँ पे इंसान मतलब बिल्कुल अभी तक प्रवेश ही नहीं कर पाया है, इतने अंदर तक जा ही नहीं है, मतलब गया ही नहीं है। अगर जाए तो फिर पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है ना? उसी तरीके से जैसे हमारे शास्त्रों में ऐसे तिमिंगला मछली के विषय में बताया गया। तिमिंगला मछली इतनी बड़ी मछली होती है ना? जो कि इवन व्हेल, ब्लू व्हेल जिसको जो अभी तक डिस्कवर्ड है ना? वो ब्लू व्हेल है। तो बताते हैं कि ब्लू व्हेल तक को भी सीधा निगल जाए, इतनी बड़ी होती है तिमिंगला मछली, है ना? इवन भागवत में भी डिस्कस ये आता है जब परीक्षित महाराज बोलते हैं कि
मेरे जो दादाजी वगैरह थे, मतलब जो पांडव थे, वो तो छोटी-छोटी मछलियाँ थे, और जो कौरव की टीम में तो सारे तिमिंगला मछली थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे-ऐसे थे। पर फिर भी मेरे जो दादाजी लोग थे वो विक्टोरियस थे, बिकॉज़ कृष्ण के साथ थे। तो ये तिमिंगला मछली का वर्णन आता है। उसी तरीके से जब हम रामायण देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे-ऐसे जीव-जंतु का वर्णन आता है, जो कि अभी भी देखने को नहीं मिलते हैं, और उसमें से कभी कोई मिल गया, किसी का अवशेष मिल गया जो उड़ भी रहा है और कुछ इस तरीके का है, तो हम लोग फिर बोलते हैं, अच्छा ये देखो मिसिंग लिंक है, ये बीच का है। बट शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ऐसे-ऐसे हुआ करते थे जानवर, है ना? जो कि बिल्कुल डिफरेंट थे। जैसे इवन हनुमान जी के विषय में जैसे बताते हैं ना कि वानर वानर क्या है? अभी वानर मतलब वो ऐसा है कि वो है तो मतलब वो इन प्रजाति का, बट मतलब ये जो बंदर वाली प्रजाति का, बट उनको देख के वो बिल्कुल मनुष्य जैसे दिखते हैं, है ना? तो फिर मतलब वो डिफरेंशिएट अगर कोई देखे तो अचानक से देखे तो उसको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि ये नर है या फिर बंदर है ना? तो ऐसा करके तो ऐसे कई सारे प्रजातियों के विषय में तो अभी शास्त्रों में हमारे बताया गया है ना, कि ये हैं। अब ये प्रश्न है कि ये हमें अभी नहीं दिख रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये कहीं नहीं होंगे, है ना? कहीं नहीं होंगे। जैसे इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे अगर बोला जाता है ना, बोलते हैं कि ये बोला जाता है कि देखो इंसान पहले बंदर थे, फिर आदि मानव बने, है ना? और अभी जाके वो इंसान बन गए, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये बोलते हैं कि पहले इंसान थे और पहले बंदर थे और फिर इंसान बन गए। हाँ, बंदर थे, फिर उसके बाद वानर बने एंड देन इंसान बन गए। अ, ऐसा करके बंदर से मतलब इंसान जो है बंदर से हैं, ठीक है? और बीच में वो आदि मानव भी बने, है ना? ऐसा करके डेवलप होते चले गए, पहले आदि बीच में आदि मानव थे। तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा-सा पहले जब मैं ये पढ़ता था तो बड़ा लॉजिकल लगता था कि सच में अगर हम ये तो कितना प्रैक्टिकल बात है ना? कि हम बंदर से ही बने हैं, तभी तो ये आदि मानव का कांसेप्ट है, नहीं तो कैसे होता आदि मानव का? तो ये एक मेरा संशय था, एक थोड़ा-सा डाउट था। तो फिर मैंने ये चीज़ पूछा था हमारे जो सीनियर मतलब डिवोटी हैं, शुरुआत में जब मैं आया भक्ति में, तो ये पॉइंट पूछा। तो उन्होंने ये बहुत सुंदर एक बात बोली। उन्होंने बोला कि देखो, सिविलाइज़ेशन हर समय रहा है और अनसिविलाइज़्ड लोग भी हम हमेशा रहे हैं। आज एक तरफ हम बोल रहे हैं कि इतना डेवलप हो गए हम, ऐसा हो गया, बट अभी भी ऐसी-ऐसी प्रजातियाँ हैं, ऐसे-ऐसे कबीले हैं, है ना? जहाँ पे अभी भी आदि मानव हैं, है ना? अभी भी लोग एक-दूसरे को जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको मार के खा जाते हैं। ऐसे-ऐसे लोग भी हैं। वो मतलब अगर कोई उन्हीं के खुद की ही प्रजाति में जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसको मार देते हैं, मार के खा जाते हैं, है ना? और वो मतलब वो आराम से आदमी वगैरह का मांस-वांस खाते रहते हैं, इंसान को भी आराम से खा जाते हैं रोस्ट-वोस्ट करके, है ना? तो ऐसे लोग अभी भी हैं। तो ये कहना कि अभी हम बहुत सिविलाइज़्ड होके भी अभी भी देखिए बहुत सारे कबीले वाले उस तरह के आदि मानव टाइप के लोग तो अभी भी एग्ज़िस्ट करते हैं। और यही चीज़ और वो बिल्कुल अभी जैसे आदि मानव का वर्णन हम साइंस में पढ़ते हैं, बिल्कुल अभी भी वैसे ही जी रहा है ना? तो ये कहना कि अभी भी तो सारे सिविलाइज़ लोग नहीं हैं। उसी तरीके से पहले भी अगर देखा जाए जब रामायण वगैरह का वर्णन आता है तो महलों का वर्णन आता है ना? इतने सुंदर-सुंदर महल हैं जो कि आज बनना मुश्किल है ना? इवन इवन देखिए द्वारका नगरी अभी समुद्र में अभी कुछ साल पहले अगर लिंक शेयर करूँ ना मैं भी ग्रुप पे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री आया था द्वारका का, है ना? और सबसे टू मच ऑफ आवर सरप्राइज़ जो उसके टोटल इंचार्ज थे वो तो इवन हिंदू भी नहीं है, वो मुसलमान है ना? तो वो उसके इंचार्ज रहे हैं और उन्होंने मतलब वो सभी उनकी टीम ने मिलके ऐसा करके वो पूरा खोज के निकाला था। तो उसमें फिर देखा गया कि एग्ज़ैक्टली लगभग अराउंड जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन से निकाला कि ये है सभ्यता मतलब 5000 साल पहले के लगभग ये। तो ये कितना बड़ा प्रूफ है ना? ऐसे बड़े महल थे, इतने सुंदर-सुंदर स्कल्पचर्स वगैरह उस टाइम पे बनाए। इट मीन्स कि अगर हम साइंस के हिसाब से देखा जाए तो एक्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ना? क्योंकि अगर हम सब अभी अगर डेवलप हो रहा है तो पहले क्या, है ना? पहले क्या? दूसरा तो ये सिविलाइज़ेशन हम शास्त्रों में देखें तो इतना सुंदर बताया गया, महल ऐसे थे, है ना? छत पे खड़ी होके बताते कि जो गोपियाँ थी या द्वारका भगवान गए तो जो बाकी वहाँ के लोग थे वो लोग छत पे खड़े होके अपने भगवान का दर्शन कर रहे थे। तो ऐसे कई सुंदर-सुंदर डिस्क्रिप्शन महलों का भी आता है ना? कि ऐसे-ऐसे महल थे, भगवान की रानियों के विषय में कि उनके इतने सुंदर-सुंदर महल थे, वो हीरे जवाहरात से सारे सुसज्जित थे, ऐसा करके। तो तो ये सारी चीज़ें हम अगर देखें तो मतलब इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। दूसरा एक चीज़ और है कि हम अगर कह रहे हैं कि हम डेवलप कर रहे हैं, है ना? साइंस डेवलप कर रहा है, तो सबसे एंशिएंट लैंग्वेज अभी भी बोला जाता है ना कि अ, मतलब अभी नासा वगैरह एक्सेप्ट करे इस बात को कि सबसे बेस्ट लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है ना? तो हम और इवन उनका है भी कि वो प्रोग्रामिंग वगैरह भी ग्रेजुअली वो चाह रहे हैं ऐसा करके कि वो संस्कृत में करें। तो अगर हम अभी ही डेवलप्ड हैं, अभी ही मोर सिविलाइज़्ड हैं, तो सबसे सिविलाइज़्ड लैंग्वेज तो देखा जाए तो अंग्रेजी है, इंग्लिश है ना?
सबसे ज़्यादा सिविलाइज लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन वो बता रहे हैं कि इंग्लिश से भी बहुत बेटर, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे एरर्स वगैरह हो सकते हैं, बट संस्कृत लैंग्वेज तो बिल्कुल एरर फ्री लैंग्वेज है। तो संस्कृत तो एंशियंट लैंग्वेज, मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज है, फिर वो सबसे बेस्ट कैसे होगी, है ना? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ऑलरेडी वो हमारे शास्त्रों में बताया गया। जैसे एक डिवोटी है, वो साइंटिस्ट है ना? तो वो जैसे हमारे बताया ना परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, तो उसी तरीके से वो साइंटिस्ट है, तो सारी बहुत मतलब जो पहले के जो एक्टिविटीज है, जिसको अभी हम लोग कहते हैं ये क्या जादू हो गया, जैसे दुर्योधन है ना, दुर्योधन का जब जन्म हुआ है तो जब अपने उनकी जो मदर थी है ना, तो उन्होंने जब जन्म दिया तो वो एक्चुअली क्या हुआ कि वो मांस का एक लुथरा टाइप का ही था, है ना? तो फिर उनको अलग अलग घड़े में रख के और देन फिर 100 पार्ट में ऐसा डिवाइड करा गया इस तरीके से। तो ये हम देखते हैं तो अभी लगता है कि ये क्या मजाक लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना? बट वास्तव में साइंस उस तरीके से डेवलप था। अब हम टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, उसको अब हम अभी जब देखते हैं तो उसी तरीके से है ना, एक माँ के गर्भ से ही तो वो पिता का और माता का जो एक तरीके से जो टेस्ट ट्यूब में जो बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी करके क्या है, वो एक तरीके से एक कृत्रिम आर्टिफिशियल गर्भ ही तो बनाया जा रहा है ना? तो आज जो बनाया जा रहा है, बट पहले भी था, महाभारत में भी हम उसका वर्णन देखते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं कि हम पहले भी सिविलाइजेशन हो, साइंस हो, पहले भी एग्जिस्ट करता था, है ना? बट हम अभी उन चीजों को जब बताया जाता है तो हम कहते हैं ये क्या चमत्कार बताया जा रहा है, ऐसा थोड़ी संभव है ना? बट अभी भी देखिए कि कई सारी चीजें हो रही हैं, है ना? बट वही था कि पहले जो भी साइंस था, है ना, वो डेफिनेटली जो उसका मेन पर्पस सिर्फ लाइफ को कंफर्टेबल बनाना नहीं था, है ना? मेन पर्पस था कि ठीक है, हम गोल क्लियर था, है ना, कि भगवान को प्राप्त करना, दैट इज गोल, क्लियर गोल है। और उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो भी थोड़ी बहुत जो भी चीजें चाहिए थी, है ना, इवन स्वास्थ्य से रिलेटेड अब देखिए ना, टेस्ट ट्यूब बेबी तक का इंफॉर्मेशन बताया गया है ना? ऐसे कई सारी चीजें हैं, सर्जरी है ना, जैसे अपने लक्ष्मण जी का ही देखिए, जब वो मूर्छित होते हैं तो संजीवनी बूटी, तो ऐसा सारा साइंस था, है ना? हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है ना, कि इस तरीके से अगर व्यक्ति इतने ड्यूरेशन तक अगर उसका प्राण चला भी जाए, उसको वापस लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब हमारे पास अभी भी नहीं है, बट हम देखते हैं जब हम शास्त्रों पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं, जो अभी हम बिलीव लगता है कि नहीं, ये तो जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, जादू है ना, ये कैसे हो सकता है? तो डेफिनेटली साइंस पहले भी था, अभी भी है। पहले जो गोल है वो क्लियर था, और उस गोल को अचीव करने के लिए जितने सारे इंफॉर्मेशन, जितना सब कुछ चाहिए था, वो सारा चीज प्रोवाइड करा जाता था। अभी क्या गोल मिसिंग है, तो किसी भी डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो रहा है और हम उसी को ही करेक्ट मान रहे हैं, है ना? तो ये डिफरेंस है, बट सिविलाइजेशन तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर था। ठीक है, क्लियर है ये? समय कितना हो गया? 8 बज गया। ठीक है, इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा ये पैरा तो हम लोग पढ़ रहे थे, इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लीजिए। हाँ माता जी, यहाँ पे शिष्य, वस्तुतः डार्विन को यह सिद्धांत दक्षिणी अमेरिका के तट से दूर गैलापेगोस द्वीप समूह की अपनी 1835 ईस्वी की यात्रा में देखा जाता था, उसी से सूझा था। उसने वहां उन जीव जातियों को देखा जो अन्यत्र कहीं विद्यमान नहीं थे। प्रभुपाद, इसका अर्थ यह हुआ कि उसने समस्त जीव जातियों को नहीं देखा, उसने ब्रह्मांड भर में यात्रा नहीं की, उसने एक द्वीप देखा किंतु उसने संपूर्ण सृष्टि नहीं देखी। अतः वह यह कैसे निश्चित कर सकता है कि कौन सा जीव जाति विद्यमान है और कौन नहीं? उसने पृथ्वी के एक खंड का अध्ययन किया, किंतु ऐसे तो लाखों ग्रह हैं, उसने इन सभी को नहीं देखा, उसने सभी ग्रहों की खुदाई नहीं की, तो फिर वह कैसे कह सकता है कि यह प्रकृति है? उसने ना तो सारी चीजें देखी, ना ही किसी मानव प्राणी के लिए हर वस्तु को देख पाना संभव है। शिष्य, अच्छा हो कि हम अपने को इसी ग्रह तक सीमित रखें। प्रभुपाद, नहीं, इसी तक क्यों? प्रकृति केवल इसी एक ग्रह पर नहीं है। शिष्य, क्योंकि आपने ही कहा कि इस ग्रह पर लाखों वर्ष पूर्व जटिल जीव योनियां थीं। प्रभुपाद, हम इस ग्रह के विषय में नहीं, अभी तो किसी भी ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। हम प्रकृति का उल्लेख कर रहे हैं। प्रकृति केवल इसी ग्रह तक सीमित नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। प्रकृति के अंतर्गत लाखों ब्रह्मांड आते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में लाखों ग्रह हैं। यदि आपने केवल इस ग्रह का अध्ययन किया है तो आपका ज्ञान अपर्याप्त है। शिष्य, किंतु आपने पहले यह कहा था कि लाखों वर्ष पूर्व इस ग्रह में घोड़े, हाथी, सब सभ्य व्यक्ति थे। प्रभुपाद, हाँ हाँ। शिष्य, किंतु सैकड़ों स्रोतों से कोई प्रमाण नहीं मिलता। प्रभुपाद,
मैं कहता हूँ कि आदमी, घोड़े, सर्प, कीड़े, वृक्ष अब भी विद्यमान हैं, तो फिर लाखों वर्ष पूर्व क्यों नहीं? शिष्य: क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है। प्रभुपाद: इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने अध्ययन को केवल एक लोक तक सीमित रख रहे हैं। यह पूर्ण ज्ञान नहीं है। शिष्य: इस समय तो मैं इतना ही जानता हूँ कि प्रभुपाद। यहाँ पे ऐसे रुकते हैं माता जी, जी। इसको कल ये थोड़ा थीम चेंज हो गया तो कल इसको पढ़ते हैं। लेकिन बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं देख रहा था कैसे श्रीला प्रभुपाद जी पेशेंस के साथ आंसर दे रहे हैं। हम लोग होते तो पीट देते, मैंने कहते समझ में नहीं आ रहा है तुमको एक बार में। नहीं, इतने पेशेंस के साथ प्रभुपाद जी और शिष्य भी कितने सुंदर तरीके से क्वेरीज कर रहे हैं जब तक डाउट्स क्लियर नहीं हो जा रहा है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं, जो प्रभुपाद जी के लेटर्स वगैरह हम लोग देखते हैं, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि नॉर्मल कोई व्यक्ति हिचकिचाएगा, है ना। तो बट कुछ भी पूछे हैं और प्रभुपाद जी इतने पेशेंस के साथ एक एक सभी के आंसर कर रहे हैं। तो वही है कि अपने डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। यहाँ से हम ये भी चीज एक सीख सकते हैं, खैर, है ना। ठीक है, अभी तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जैसे प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एक एक एरिया में आपने थोड़ा बहुत रिसर्च करा, तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि ये यही है और कुछ है ही नहीं ऐसा करके। जैसे एक बार क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कॉकरोच के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, है ना। तो कॉकरोच का एक टांग काट दिया और फिर बोला कि रन रन, तो कॉकरोच दौड़ा, मतलब थोड़ा चलने का प्रयास किया, है ना। तो इसका दूसरा टांग भी काट दिया, फिर बोला रन, तो वो भी थोड़ा चला। फिर उसके बाद तीसरा भी काट दिया, फिर बोला रन, फिर थोड़ा सा वो थोड़ा हल्का फुल्का मूव करा, है ना। चौथा भी काट दिया, अभी बोला रन, है ना। तो फिर वो तो हिलेगा डुलेगा नहीं, तो कुछ नहीं करा। तो फिर बोला कि देखो, जब कॉकरोच का चारों टांग काट दिया जाता है तो कॉकरोच बहरा हो जाता है ना। तो कॉकरोच बहरा तो नहीं हुआ, कॉकरोच अब बेचारे का पैर ही नहीं है तो मूव कैसे करेगा, है ना। तो इसको अगर इन्फ्रेंस निकाला जाए कि चारों पैर काट देने से कॉकरोच बहरा हो जाता है, तो फिर कैसे चलेगा। तो हम अपने सिर्फ अगर हम कुछ एरिया में रिसर्च कर रहे हैं एंड देन फिर कह रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता है, तो वो भी संभव नहीं है। तो वही रूपा जी बता रहे हैं कि इवन अगर हम इस पृथ्वी की भी बात करें तो इतना वास्ट, इतने सारा कुछ है, हम कैसे कह सकते हैं कि अभी है नहीं, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है ना। इतने सारे सारे इतने बड़े बड़े घने जंगल हैं, उसमें क्या कुछ है अभी तक हम कहाँ डिस्कवर कर पाए। समुद्र इतना गहरा है, अभी तक तो हम बहुत थोड़ा बहुत जा पाते हैं। तो मतलब इतना कुछ है यहाँ पे अभी ना, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें हैं। और उसके साथ साथ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि और यहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं है, ये जो 84 लाख योनियों की बात हो रही है, वैसा नहीं कि इस पृथ्वी के विषय में ही बात हो रही है, ये पूरे ब्रह्मांड के विषय में बात हो रही है ना। तो जैसा जैसा मतलब ये कुछ हो सकता है कि कुछ योनियां पृथ्वी पे हों, कुछ पृथ्वी के बाहर भी हों, बट ये जितने भी 84 लाख योनियां हैं वो हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं ना कि ये इस तरीके के मतलब ये स्पीसीज रहा करते थे पहले पृथ्वी पे भी। तो अभी पृथ्वी पे हो सकता है यहाँ नहीं हो, कहीं और हो, क्योंकि ये तो एब्सोल्यूट जो 84 लाख योनि है तो पूरे भौतिक जगत के विषय में बात किया जा रहा है ना, कि टोटल 84 लाख स्पीसीज में हम एक्सप्लोर करने आए हैं, बट उसमें पृथ्वी एक छोटा सा प्लानट है, इनसिग्निफिकेंट है ना, ऐसे तो अनेकों प्लानट है। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर यहाँ पे एंड कर सकते हैं सेशन को। दीपक प्रभु जी बता रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन मदर वूम एक्सप्लेन सो क्लियरली इन श्रीमद् भागवतम, है ना, विच साइंस इज आल्सो लेटली। हाँ, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इवन मुझे सबसे इम्पोर्टेंट यही बात लगा था जब मैंने वही भागवतम में देखा कि अरे माँ के गर्भ में ये जो बच्चा है, मतलब उसके विषय में इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। क्योंकि इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ मतलब मैन्युफैक्चरर ही बता सकता है। और अभी भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो कि साइंस ना कभी कलेक्ट कर पाया है और ना कर पाएगा। जैसे गर्भ बेबी किस दिन आता है ना, मतलब सॉरी बेबी कह रहा हूँ, सोल किस दिन गर्भ में प्रवेश करता है। तो ये फिर ये अभी तक साइंस के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना। जैसे हर देश में एबॉर्शन का अलग अलग नियम है, कहीं पे इतने महीने में करा सकते हो, कहीं पे उतने महीने में करा सकते हो, उसके बाद इलीगल हो जाएगा। बट शास्त्र कह रहे हैं कि वो टोटली इलीगल है ना। शास्त्र ये बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा sin है ना, अगर हम किसी ये जीव को मार रहे हैं तो वो तो डे वन से ही बताया जा रहा है कि डे वन से ही वो बिल्कुल मतलब मर्डर है ना। तो बट ठीक है, देश के कानून के हिसाब से अलग अलग है, कहीं पे कुछ महीने, कहीं पे कुछ महीने। तो ये सारी चीजें वही है कि अभी हम एक्सेप्ट करें नहीं करें, बट शास्त्र में बताया गया कि किस दिन आत्मा आती है, किस दिन चेतना डेवलप होती है ना। जैसे हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि 7वें महीने में जो बेबी नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 7वें महीने के बाद से जब अगर बच्चे का जन्म होता है तो जीवित बच जाता है, बट उससे पहले नहीं। तो क्या होता है 7वें महीने में, तो इस समय बताया गया बाद में 7वें महीने में चेतना डेवलप होती है, ऐसा करके, है ना। फिर तो उसके बाद से वो मतलब अगर उसके बाद उसका जन्म होता है तो फिर वो ठीक है, फिर वो जीवित बच जाएगा, ऐसा करके। तो इस तरीके से कई सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो हमारे अभी तक जितने लोग साइंटिस्ट ने जितने भी डिस्कवरी करी, जितना भी खोजा निकाला,
तो जितना भी वेरीफाई कर पाए सारी चीजें तो सही ही निकली है ना। ठीक है, ये अग्नि प्रभु अग्निमित्र प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। आवाज आ रही प्रभु जी? हरे हाँ हरे प्रभु। जैसे प्रभु जी ये कहना है कि जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे वो तो प्रभु जी ये भी मानते थे कि पेड़ सब मतलब वो होते हैं, एक तरह से मानते थे कि मॉर्टल्स हैं, मतलब इनमें नॉन सोल्स नहीं है, लिविंग, कॉन्शियसनेस नहीं है। नॉन लिविंग। तो अभी करेक्ट करेक्ट। बंगाल के ही जगदीश चंद्र बसु जो थे वो प्रभु जी बताए थे बाद में रिसर्च के थ्रू कि इनके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, इनके अंदर भी चेतना है। और प्रभु जी जो डॉक्टर टीडी सिंह का आप नाम ले रहे हैं, तो इनका हमने प्रभु जी शुरुआत में 2-3 किताब खरीदा था। एक था गॉड इज अ पर्सन करके, और एक था 7 नोबेल प्राइज विनर जो साइंटिस्ट लोग हैं उनसे इनका डिस्कशन था। और एक और किताब कोई था शायद डीएनए और आरएनए के ऊपर इनका रिसर्च था उसमें। तो जैसे प्रभु जी डीएनए आरएनए भी तो हमारे भारत के हरगोविंद खुराना ही दिए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं वेद से इंस्पायर बताते थे उस समय उनको भी। तो प्रभु जैसे ये पूछना है कि मतलब ये जो अभी आप बता रहे थे कि लक्ष्मण जी वाला कि वो मरने के बाद ऐसा जीवित हुए, तो वो नहीं, मरने मरने के से बाद या खैर फिर वो लक्ष्मण जी इंजरी तो था हाँ कि? वो गलत, वो सही, मरने वाला तो नहीं है, मूर्छित हो गए थे डेफिनेटली। वो तो अपने आध्यात्मिक शरीर में है, जी तो हाँ हाँ। वो तो क्या मतलब उनको तो संभव ही नहीं है ना। वो तो आध्यात्मिक शरीर में भगवान है, अनंत शेष है, तो वो तो उनको क्या, वो तो इटर्नल है ना, जस्ट मूर्छित हुए थे। बट वो जो संजीवनी बूटी थी उसका यूज होता था, मतलब संजीवनी बूटी का एक ये था है ना, जैसे इनके पास वो शक्ति थी शुक्राचार्य के पास कि अगर मृत व्यक्ति भी होता था तो इस इतने ड्यूरेशन तक अगर मृत व्यक्ति को वो भी सुंघा दिया जाता था है ना, या जो भी उनको दवा दे दी जाती थी, तो इतने ड्यूरेशन तक जैसे देने पे देन फिर वो आत्मा वापस उस शरीर में आ जाती थी है ना। तो ऐसा करके ऐसी शक्तियां भी थी। लक्ष्मण जी का केस तो डेफिनेटली वो तो इटर्नल है, वो तो जस्ट मूर्छित हुए, बट ऐसे शक्तियां थी कि एक मृत व्यक्ति तक को इतने ड्यूरेशन तक को उपचार मिल जाए तो जीवित हो जाए, ऐसा करके। ठीक है। प्रभु जी जैसे ये जो मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल का जो भी कंसेप्ट चल रहा है हॉलीवुड में, ज्यादातर थीम इसी 2 टॉपिक पर ज्यादा वो चल रहा है अभी। तो प्रभु जी ये भी तो कहीं ना कहीं वेद से इंस्पायर है, क्योंकि हमारे वेदाज में तो हर जगह मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल से सबका कंसेप्ट बताया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि रामायण महाभारत हमेशा एक्टिव रहता है, किसी न किसी प्लानेट पे, किसी न किसी यूनिवर्स में सब चीजें चलती रहती हैं। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल प्रभु। और प्रभु जैसे पूछना है कि जैसे जो भी डाटा प्रभु जो हमारे वेद और उपनिषद देता है, तो क्या वो मतलब पूरा एक यूनिवर्स से रिलेट होता है या फिर एक प्लानेट के साथ वो रिलेटेड होती है? वेद और उपनिषद प्रभु जी ये तो ना तो प्लानेट से है ना तो यूनिवर्स से है, ये तो ऐसे तो अनंत कोटि यूनिवर्स है मटेरियल जगत में, भौतिक जगत में भी ना। तो वेद शास्त्र में तो जो भी, ये तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे नॉलेज है ना। वेद शास्त्र उपनिषद में जो भी इंफॉर्मेशन है, ये तो मतलब भौतिक जगत के लिए भी है, आध्यात्मिक जगत के लिए, दोनों ही जगत के लिए इंफॉर्मेशन है। तो भौतिक जगत में भी चीजें ऐसी रहेंगी, आध्यात्मिक जगत में वैसी रहेंगी है ना। तो ये तो लिमिटेड ही नहीं है किसी प्लानेट से, किसी इसी से, है ना। ठीक है। जी ठीक है, धन्यवाद प्रभु, फिर धन्यवाद। हरे फिर हाँ, तभी है। हरे कृष्ण। नाम प्रभु की जय, श्री प्रभात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,